फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर को समझने से पहले हम लोग थोड़ा कंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। कंडक्टर्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। कंडक्टर्स क्या है? तो हम लोग छोटी क्लास से ही पढ़ते आए हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा सबने कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, हम कह सकते कंडक्टर्स may be defined as those materials which allow the electric current to flow through them. So those materials which allow the electric current to flow through them is called conductors. ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर सके, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग या सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। अब कंडक्टर्स में क्या होता है कि हम लोग एक पॉइंट इससे ये कह सकते हैं कि इन कंडक्टर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, कि ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए, जब कोई भी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो कब हो सकता है? जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होता है? अगर मान लीजिए एक मटेरियल है, ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसमें इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, इधर की तरफ, ओके, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा? कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ओके, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इस तरफ, यानी जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे कन्वेंशनल करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे कंडक्टर्स में। और इसके बाद हम लोग कहते हैं कि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। रेजिस्टिविटी, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, रेजिस्टिविटी क्या है क्या नहीं, इसके बारे में पता करेंगे थोड़ा सा। भी रेजिस्टिविटी कैसी होगी? रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स में काफी कम होती है, लो होती है। ठीक है, काफी कम होती है। और इसकी जो रेंज होती है, वैल्यू की जो रेंज होती है हमारी रेजिस्टिविटी, वो अबाउट होती है कंडक्टर्स में 10⁻⁻⁸ to 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। ओके, तो रेंज ये हो गई रेजिस्टिविटी। अब देखिए 10⁻⁻⁸ लिख रखा है, 10⁻⁻⁶, यानी बहुत कम रेजिस्टिविटी अप्लाई करता ये वो दे कंडक्टर्स में जो होता है, काफी कम रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, मतलब बहुत कम रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, कंडक्टर्स। अब इसके बाद हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये काफी ज्यादा होती है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी देखिए, कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, यानी अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे कंडक्टर्स में वो कंडक्ट होते हैं,
तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा हमारा। तो यहाँ पे क्या है कि कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। इसकी वैल्यू, रेंज की जो वैल्यू होती है, इसमें जो रेंज होती है इसकी, वो कितने से कितने तक रहती है वो डिस्कस करते हैं। वो होती है अबाउट 10⁴ टू 10⁻7 ओम मीटर इनवर्स। ओके, ओम मीटर इनवर्स। तो इसमें देखिए 10⁴ काफी ज्यादा, 10⁻7 इतना ज्यादा कंडक्ट कर सकता है कंडक्टर, ठीक है, इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है उसकी। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कंडक्टर्स के। एग्जांपल्स हैं, जनरली मेटल्स होते हैं कंडक्टर्स, फिर हमें पता है मेटल्स जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ज्यादातर मेटल्स, मतलब मेटल्स जनरली हमारे कंडक्टर्स में आते हैं। ठीक है, सभी मेटल्स लगभग कंडक्टर्स हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स दे दिए कि कंडक्टर्स क्या क्या होंगे, ये चीज हो गई। तो कंडक्टर्स हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में। तो कंडक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट इंसुलेटर्स, क्योंकि इनका इंट्रो जरूरी है, तब हम लोग सेमीकंडक्टर्स पे जाएंगे। इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंसुलेटर्स टोटली अपोजिट होते हैं। इंसुलेटर्स टोटली अपोजिट होते हैं हमारे कंडक्टर्स के, यानी दोज मटीरियल्स जो अलाउ ना करे, डज नॉट, विच डज नॉट क्या, अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट to flow through them is called insulators. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं, वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। काफी कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है। ऐसे नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे इंसुलेटर्स में, तभी तो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, वरना कंडक्ट कर सकता था। तो अब इसके बाद हम लोग इसकी रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। रेजिस्टिविटी, अब यहाँ पे देखिए कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो हो नहीं पाता, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी कैसी होगी यहाँ पे, इंसुलेटर्स में हाई होती है, काफी ज्यादा होती है, और काफी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है इसकी। और इसकी जो रेंज होती है रेजिस्टिविटी की, रेंज जो होती है वो होती है अबाउट 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। ओके, रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा है। अब मैंने आपको क्या बताया था पहले कि कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, यानी उसका उल्टा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, किसकी, इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी की बात करें तो काफी कम होती है, वेरी लो, कम होती है काफी। ठीक है, और इसकी रेंज जो होती है वो लेस देन 10⁻⁻10 ओम
मीटर इनवर्स होती है। ओके, ठीक है। तो कंडक्टिविटी के हमने यहाँ पे रेंज की बात कर ली, कंडक्टिविटी कैसी होती है इंसुलेटर में, काफी कम होती है, रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, रेंज की बात कर ली। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इंसुलेटर के एग्जांपल जनरली क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे कंडक्टर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं। ठीक, उसके एग्जांपल्स देख लिए। अब हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के बारे में। उससे पहले हम लोगों को क्या बताना चाहिए, ओम्स लॉ पता होना चाहिए। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमें पता होना चाहिए। अब ओम्स लॉ हम सब पहले से ही पता है हम सबको कि ओम्स लॉ क्या होता है। कि मैथमेटिकली अगर ओम्स लॉ को हम लिखें, ऐसे इंडिकेट करते हैं हम लोग मैथमेटिकली। ठीक है, तो ओम्स लॉ का यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across it. Okay, यानी the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए अगर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर हमारा करंट हम बढ़ा रहे हैं तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये है ओम्स लॉ। ठीक, अब यहां से ओम्स लॉ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब ये कि V इज इक्वल टू आर है, यहाँ पे ये साइन हमने हटाया प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तो हमें एक कांस्टेंट मिला, यहाँ से निकला जो हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस, तो ये क्या है, ये है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है अब ये भी समझते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। ठीक है, जो क्या करती है, रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को वो रेजिस्ट करती है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, ये एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्ट करती है, दैट रेजिस्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्ट करता है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। इट का मतलब यहाँ पे क्या है कि मटेरियल, उस मटेरियल में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है क्या, रेजिस्टेंस, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमने देख लिया कि क्या है। अब ये रेजिस्ट करता है, हम कह सकते हैं अपोज भी कह सकते हैं इसको, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब रेजिस्टेंस हमने देख लिया यहाँ से। अब इस रेजिस्टेंस की हेल्प से हम लोग रेजिस्टिविटी तक पहुंचते हैं। तो आई होप आप सबने ये लिख लिया हो।
तो रेजिस्टेंस की हेल्प से अब हम लोग रेजिस्टिविटी तक पहुंचेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि हम लोगों को दो इक्वेशंस चाहिए होंगे, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। कि मान लीजिए, चलिए एक लेते हैं यहाँ पे कि एक ये हमारे पास मटेरियल है जिसकी लेंथ हमने एल मान ली। लेंथ क्या है? एल। ठीक है, ये मटेरियल है जिसकी लेंथ हमने क्या मानी है? एल मान ली है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये हमने ए मान लिया है। ठीक है, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए, और लेंथ हमारी एल है। ठीक है, तो अब हमने यही मटेरियल, इसी के जैसा एक और मटेरियल ले लिया, यानी ये मटेरियल था ऐसा, एक और मटेरियल ले लिया हमने। ठीक है, इन दोनों की लेंथ एल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से जो वायर लिया हमने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, यानी थ्रू आउट द वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ए मान लिया है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो ड्यू टू चार्ज कैरियर्स होगा। चार्ज कैरियर्स यहाँ पे क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब हमारा रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो वो एटम्स से कोलाइड करते हैं। एटम से जब कोलाइड करेंगे तो उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। कि जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एटम से कोलाइड करते हैं, तो वहां पे रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे जब मैंने लेंथ बढ़ा दी इसकी, अब देखिए लेंथ बढ़ा दी यानी नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए। नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब वो कोलाइड कर रहे हैं एटम्स के साथ, वो कोलिजन भी बढ़ गया। और कोलिजन बढ़ गया यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। यानी हम लोग यहाँ से एक चीज, यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ाने से नंबर ऑफ एटम्स बढ़े, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़े इलेक्ट्रॉन्स के विद एटम्स, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। यानी लेंथ बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रख रहे हैं। एक बार मैंने लेंथ वेरी करके देख ली, अब एक बार हम लोग एरिया भी वेरी करके देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये कंडक्टिंग मटेरियल है, मटेरियल है जिसकी लेंथ हमारी क्या है? एल है। ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने लेंथ सेम रखी है। क्या? यहाँ पे हमने लेंथ सेम रखी है। यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर दिया।
ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर दिया है, लेंथ तो उसकी सेम रखी है। ओके, यहाँ पे एरिया मान लीजिए अगर ए था तो यहाँ पे एरिया अब डबल हो गया, मान लीजिए 2a हो गया, ठीक है। लेंथ इसकी सेम है l, ठीक है। अब एरिया बढ़ाने से यहाँ पे क्या चीज का डिफरेंस आ रहा है, किस चीज की वजह से क्या हो रहा है वो देखते हैं हम लोग कि जब हमने एरिया बढ़ाया, एरिया बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे थे तो उनका मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, यानी जिस अमाउंट का करंट यहाँ पे एंटर कर रहा था उससे ज्यादा अमाउंट का करंट यहाँ पे एंटर कर सकता है। अब करंट ज्यादा एंटर करेगा, अब करंट एरिया बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए और करंट ज्यादा एंटर कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, करंट। इससे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यहां से हम लोग कह सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। ओके, तो अगर करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया बढ़ाने की वजह से जब हमारा करंट बढ़ा और रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कह सकते हैं या नहीं, कह सकते हैं बिल्कुल, कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और एरिया अगर हम कम करेंगे, इस वायर का एरिया हमने और कम कर दिया तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, combine first and second, then R is proportional to L upon ओके। और यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू रो L बाई A। और फिर यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू R A अपॉन L, ओके। रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। अब यहाँ पे ये जो है रो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या है, एक कांस्टेंट, ओके। अब रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, अब इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि resistivity may be defined as the resistance offered by a unit area and unit length conducting material, ठीक है। The resistance which is offered by a conducting material of a unit area cross sectional area, unit cross sectional area and unit length, यानी जो रेजिस्टेंस हमारा एक कंडक्टिंग मटेरियल जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो वो 1 स्क्वायर मीटर हो और लेंथ उसकी 1 मीटर हो, उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस हमें मिलता है, या वो जो रेजिस्टेंस अप्लाई करता है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, वही हमारा क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। अब इससे हम इसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की क्या होगी, रेजिस्टेंस ओम होता है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ मीटर होती है, तो हम लोग कह सकते हैं ओम मीटर, यस। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर।
ठीक है। अब अगर हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में पता करना चाहें तो कंडक्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी हमने देख लिया, रेजिस्टिविटी यही है, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया कि द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय अ कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ दैट इज नोन एज अ रेजिस्टिविटी। अब इसके बाद हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी आपको डिफाइन करने के लिए आए तो आप लिखिएगा कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। मैथमेटिकली हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे इसे, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। ओके, अब हम लोगों को ऐसा यूनिट निकालनी हो कंडक्टिविटी की, तो वो क्या होगी? 1/रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या निकाली थी हमने? ओम मीटर। यहाँ पे ओम मीटर लिखा हमने, दैट इज इक्वल टू ओम मीटर इनवर्स। बस ये हमारी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, उससे रेजिस्टेंस निकाला। रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमने डिराइव किया कि रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे। रेजिस्टिविटी निकालने के बाद हमने कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। हमने देख लिया कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। अच्छा, उससे पहले देख लीजिए, लिख लीजिए। उससे पहले हम लोग एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं, तो वो है हमारा डायमेंशंस। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, पहले रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे फिर रेजिस्टिविटी। डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल। डायमेंशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ओके। डायमेंशंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, डायमेंशंस में क्या आएंगे? लेंथ एंड एरिया। किसका? ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। हमने देख लिया था कि रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है विद लेंथ और एरिया। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आप लेंथ कम करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया से कैसे होता है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। एरिया बढ़े कर लिया था लेंथ एंड एरिया के बारे में। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ
कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, कि कंडक्टर कैसा है, कि कंडक्टर कॉपर का जो वायर है, जैसे कंडक्टिंग वायर है, जैसे कॉपर की बनी हुई है कि सिल्वर की बनी हुई है कि गोल्ड की बनी हुई है, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब रेजिस्टिविटी जो है वो केवल नेचर ऑफ द मटेरियल लोग कह सकते हो क्या, कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल यानी कंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, एक कांस्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था ना रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, और रो जो था वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, तो जब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है तो वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, डायमेंशन यानी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी रेजिस्टिविटी, हमारी मेन डिफरेंस है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड नहीं करती है अपॉन डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, लेंथ और एरिया पे नहीं डिपेंड करेगी, वो क्या, वो कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल पे, ठीक है, ये केवल हमारा नेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ओके। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, ये देख लिया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, मेन डिफरेंस समझ में आया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की, जो ये जो है एक कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी, और ये क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफर करे, ठीक है, यानी जो रेजिस्टेंस कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल लगाए ऑन द इलेक्ट्रिक करंट, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, यानी जैसे 1 स्क्वायर मीटर, और उसकी यूनिट लेंथ हो जैसे 1 मीटर, ठीक है, तो उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस लगाया जाएगा वो रेजिस्टिविटी होगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करती है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है और रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, सॉरी, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की। तो हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ये बेसिक पता होना जरूरी है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। सेमीकंडक्टर, अब देखिए सेमीकंडक्टर जो है ये 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, क्या क्या है, एक है सेमी और एक है कंडक्टर। सेमी का मतलब आधा, और कंडक्टर का मतलब जो अलाउ करे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए आसानी से, ठीक है, तो आधा कंडक्टर, जब ये आधा कंडक्टर है सेमीकंडक्टर, तो अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि ये है क्या, कैसे कहेंगे कि सेमीकंडक्टर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो लाई करती है बिटवीन किस किस के, कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर हम लोग क्या कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स are those materials whose conductivity lies between conductor and insulator,
यानी सेमीकंडक्टर आर दोज डिवाइसेस या दोज मटेरियल्स या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या है? ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करे। अब वो कितनी होगी रेंज? रेंज होती है 10⁻⁻⁶ to 10⁻, किसकी? कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁴ ओम मीटर इनवर्स। ओके, 10⁻⁻⁶ to 10⁴ ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, कंडक्टिविटी की रेंज होती है किसकी? सेमीकंडक्टर की। क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर्स आपने अपने डेली लाइफ में काफी जगह देखे होंगे। जैसे कि मान लीजिए आईसीज, आपको पता होगा आईसीज क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या इसको हम माइक्रोचिप्स भी कहते हैं। अब इसमें काफी ज्यादा यूज होता है हमारे सेमीकंडक्टर्स का। जैसे मान लीजिए हमारा प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिलिकॉन और जर्मेनियम और या गैलियम आर्सेनाइड, या कंपाउंड भी कह सकते हैं हम, गैलियम आर्सेनाइड। जब उसकी हम डोपिंग करते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ डोपेंट्स, डोपेंट्स मतलब इम्प्योरिटी, जैसे कि मान लीजिए ट्राईवेलेंट डोपेंट हो गया या पेंटावेलेंट डोपेंट हो गया, उनके साथ जब हम डोपिंग करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल होगा जैसे माइक्रोचिप्स। आजकल हम इसको कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर को हम ऐसे भी रेफर कर सकते हैं जैसे कि माइक्रोचिप एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम आईसीज भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे स्मार्टफोन्स में, और चाहे वो वीडियो गेम्स हो, टेलीविजन हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, उसमें जनरली हम लोग सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स काफी टाइप्स के होते हैं। मेनली बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और 2 ही टाइप्स होते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने देख लिया कि कंडक्टिविटी कैसे वेरी कर रही है, और ये देख लिया कहाँ कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर्स का अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि डायोड क्या होता है। आपने काफी जगह सुना होगा डायोड। डायोड भी अंडर सेमीकंडक्टर आता है। ठीक है, डायोड क्या होता है? 2 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। 2 टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें 2 टर्मिनल्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, in which current flows only in one direction. Okay, यानी 2 टर्मिनल डायोड क्या है? 2 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हमारा करंट जो होता है वो केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, हम लोग डायोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट को। ओके, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरो। ठीक है, और ये सिंबल होता है हमारा डायोड का। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ डायोड्स। फर्दर डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। एलईडीज हो गया फर्दर वीडियोस में, और जैसे एलईडीज हो गई, लाइट इमिटिंग डायोड्स, और हमारा हो गया जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड, जिनर डायोड हो गया, जिनर डायोड, एंड टनल डायोड हो गया, टनल डायोड। ओके, तो जंक्शन डायोड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन
जंक्शन डायोड का ऐसा होता है, ठीक है। जेनर डायोड थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है बस। यहाँ इसको रिप्रेजेंट करते, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसका वो होता है कुछ इस तरीके का। याद करने का तरीका, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, यहाँ पे कुछ Z तरीके का सिंबलाइज करने के लिए होता है, जैसे ये हो गया, ठीक है। ये जेनर डायोड हो गया। अब टनल डायोड में क्या होते हैं, ये जो दो लाइंस सी थी ऊपर की तरफ निकली हुई, ये दोनों ही अब की बार अंदर की तरफ हो जाएंगी, एरो की तरफ हो जाएंगी। कैसे, ये रहा, ये वही डायोड का सिंबल बनाइए पहले, उसके बाद इसको एरो की तरफ डाइवर्ट कर दीजिए, ठीक है। बस ये टनल डायोड हो गया। तो डायोड के बारे में हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसमें करंट फ्लो होती है ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ये एरो सिंबलाइज कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का, उसको सिंबलाइज क्या कर रहा है, एरो कर रहा है ये, ठीक है। ये एरो सिंबलाइज कर रहा है उसे। और टाइप्स ऑफ डायोड से कुछ टाइप्स हो गए एक्सेट्रा, काफी और भी टाइप्स के डायोड्स होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। बेसिकली ये है, ठीक है। डायोड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब सेमीकंडक्टर के बाद इसको हम फर्दर और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जंक्शन डायोड क्या है, जेनर डायोड क्या है, टनल डायोड क्या है, और आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसका सिंबलाइज कैसे करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये पता होना चाहिए, ये देख लिया। चलिए अब इसको रब करते हैं। बस थोड़ा जर्नल फर्दर डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टू टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, इसको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं इंट्रिंसिक, ये इम्प्योर होते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं पहले। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम हो गए, और एक्सटेंसिव के कंपाउंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डोपेंट्स मिलाते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए ये जो सिलिकॉन है, जैसे ये टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट, ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, चलिए देखिए, अब हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के एग्जांपल देखे, सिलिकॉन जर्मेनियम। सिलिकॉन जो है वो क्या है, टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट यानी टेट्रा का मतलब 4, और वैलेंट यानी वैलेंसी, जिसकी 4 वैलेंसी हो, यानी आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो, तो सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, लो कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है, लो कंडक्टिविटी।
यानी यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्शन हो रहा था, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, वो लेस अमाउंट में फ्लो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन में जैसे एग्जांपल है इसमें, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी क्या है, कम है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी कम है, पर हमें तो भाई कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए। अब हमें क्या करना है कि हमें अगर कंडक्टिविटी इसकी बढ़ानी है, तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम में कुछ इम्प्योरिटी आइटम ऐड करेंगे। इम्प्योरिटी आइटम्स मतलब, इम्प्योरिटी आइटम्स का मतलब क्या है, डोपेंट्स। डोपेंट्स 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 का मतलब होता है इम्प्योर आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पे इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, मतलब वो जो क्रिस्टल है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो हमारा सब्सटेंस हमने ले रखा है, सब्सटेंस या मटेरियल में जो हमारा जैसे सिलिकॉन का ले रखा है हमने, एक स्लैब ले रखा है सिलिकॉन का, या एक मेटेलिक बॉक्स ले रखा है, किसका, सिलिकॉन का। तो वहां पे क्या है, सिलिकॉन के ही एटम्स होंगे, सिलिकॉन के एटम से वो रहा होगा, पूरा बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलिकॉन का, सिलिकॉन से बना हुआ सब्सटेंस, ठीक है, या ठीक है। तो सिलिकॉन से बना हुआ सब्सटेंस है। तो ये क्या है, ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। और यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, लो कंडक्टिविटी। अब इसी, ये जो हमारा सब्सटेंस है, इसमें अगर मैं कुछ इम्प्योर, कुछ क्या करूं, कुछ इम्प्योर एटम्स डाल दूं, ठीक है, कुछ इम्प्योर, बहुत कम, क्यों, कुछ इम्प्योर एटम्स डाल दूं, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ एटम्स आ जाएंगे, इम्प्योर एटम्स, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि ये इसकी कंडक्टिविटी जो होगी अब बढ़ा देंगे, ठीक है, कंडक्टिविटी जो होगी अब बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब हमने सिलिकॉन सब्सटेंस, जैसे कि सिलिकॉन का एक मैंने स्लैब ले लिया, ठीक है, या मेटेलिक बॉक्स ले लिया, उसके बाद जब मैंने उसमें क्या किया, उसमें मैंने, हम कह सकते हैं सिलिकॉन का हमने एक स्लैब ही ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको देखा तो वो क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योरली सिलिकॉन से बना हुआ था। अब जब इस सब्सटेंस में हमने क्या कहते हैं, इसमें इम्प्योरिटी एटम ऐड किए, ये क्या है, इम्प्योरिटी एटम्स, IA यानी इम्प्योरिटी एटम्स, ठीक है, ऐड किए, तो यहाँ पे एक हमें नया सब्सटेंस निकल के मिला, ठीक है, एक नया मटेरियल यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। और इस मटेरियल को ही हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर हो गए। अब ये जो हम लोग इम्प्योरिटी आइटम्स डालते हैं, जिन्हें हम डोपेंट्स कहते हैं, ये डोपेंट्स जो होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं, डोपेंट्स जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ट्राइवेलेंट डोपेंट, और एक होता है हमारा हमारा पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट डोपेंट, पेंटावेलेंट डोपेंट, ओके। एक होता है ट्राइवेलेंट डोपेंट और एक होता है हमारा पेंटावेलेंट डोपेंट। टाइप्स ऑफ डोपेंट, डोपेंट हम टू पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, ट्राइवेलेंट डोपेंट, पेंटावेलेंट डोपेंट,
डोपेंट का मतलब होता है इम्प्योर एटम्स, ठीक है। तो ट्राई से आप क्या समझिए, ट्राईवेलेंट से क्या समझ सकते हैं? ट्राई मीन्स 3, ठीक है, और वैलेंट मीन्स वैलेंसी, यानी ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी 3 हो, यानी आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? 3 हो। तो ऐसे एटम्स को हम लोग क्या कहेंगे? ट्राईवेलेंट डोपेंट, ठीक है। अब इसके एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं एल्यूमिनियम, इंडियम, ओके, इंडियम हो गया इसका एग्जांपल। और पेंटावेलेंट, पेंटा मीन्स 5 एंड वैलेंट मीन्स वैलेंसी। तो ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी 5 हो, यानी आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो? 5 हो। तो ऐसे एटम्स को हम लोग क्या कहेंगे? पेंटावेलेंट डोपेंट। इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसके एग्जांपल हो जाएंगे एंटीमनी हो गया, एंड एक्सेट्रा, या आर्सेनिक भी कह सकते हैं, आर्सेनिक हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने डोपेंट्स के टाइप के बारे में भी पता कर लिया कि ट्राईवेलेंट डोपेंट होता है, पेंटावेलेंट डोपेंट होता है, ट्राई का मतलब 3, वैलेंट मतलब वैलेंसी, और इसके एग्जांपल हो गए एल्यूमिनियम, इंडियम। पेंटावेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 5 हो, यानी आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 हो, इसका एग्जांपल हो गया एंटीमनी एंड आर्सेनिक, एंटीमनी एंड आर्सेनिक। तो ये हमने देख लिया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे कि प्योर एलिमेंट जैसे सिलिकॉन। देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि यहाँ पे सिलिकॉन का सब्सटेंस स्लैब था, तब इम्प्योरिटी एटम डाला था, तब हमारे पास एक्सट्रिंसिक ये जो सब्सटेंस मिला था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, कंडक्टिविटी आई थी। अब इसको आपको और अच्छे से समझना हो तो एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ज्वेलरी तो आप सबने देखी होगी, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ये ज्वेलरी, तो वो किससे मिलकर बनती है? गोल्ड, ठीक। अब जब गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी है, ठीक है, तो किससे बनती है? गोल्ड से बनती है ना। तो अब उसमें क्या है कि 24 कैरेट सोना होता है, ठीक है, जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है गोल्ड की, वो 24 कैरेट होती है, ठीक है। अब 24 कैरेट है, अब जब आप इसको टच भी करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, मतलब ब्रेक हो जाएगा, पाउडर टाइप डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, टोटली। तो अब क्या किया जाए? तो अब हम लोग इसका ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि गोल्ड में जो पाउडर, ऐसा कुछ सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में जो होता है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जो पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें क्या करते हैं हम? उसमें ऐड कर देते हैं सिल्वर या कॉपर इन स्मॉल अमाउंट में, या स्मॉल प्रोपोर्शन में हम लोग ऐड कर देते हैं, स्मॉल प्रोपोर्शन में ऐड कर देते हैं, तब हमें क्या मिलते हैं? हमारा ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ठीक है, या ज्वेलरी जो भी कहें आप, ठीक है, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं या ज्वेलरी कह सकते हैं हम। तो ज्वेलरी हमें कैसे मिल गई कि जब हमने गोल्ड में कॉपर या सिल्वर की इम्प्योरिटी ऐड करी, यानी ये एक इम्प्योर एटम के तरह तो ही रोल प्ले करे इन्होंने यहाँ पर, ताकि क्या कर सके? गोल्ड की हार्डनेस बढ़ सके, ताकि वो ज्वेलरी में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो हार्डनेस बढ़ाने के लिए हमने इसमें इम्प्योरिटी ऐड करी थी गोल्ड में, ठीक है, ताकि हमें ज्वेलरी मिल सके। जस्ट लाइक दैट हमने यहाँ पे क्या किया? सिलिकॉन एटम में हमने क्या किया? इम्प्योरिटी आइटम्स डाले, जो डोपेंट्स थे वो डाले, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ सके, ताकि हमें क्या मिले? एक एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मिल सके, एक ऐसा सब्सटेंस मिल सके जिसकी कंडक्टिविटी हाई हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे सिलिकॉन सब्सटेंस का हमने ये जो बॉक्स ले रखा है, स्लैब ले रखा है, इसमें हमने इम्प्योरिटी आइटम ऐड किया, तो हमें जो यहाँ पे सब्सटेंस मिला वो क्या था, या मटेरियल जो हमें मिला वो क्या था? एक एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर था जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा थी, ठीक है।
तो हमने ये देख लिया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, डोपेंट्स के टाइप्स क्या हैं, और इसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो फर्दर और टाइप्स में डिवाइड होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। उसमें डोपेंट्स काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डोपेंट्स मिलते हैं तब पी टाइप बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो ये हम लोग फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।